नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 30th ऑफ नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला जो न्यूज़ है ये असम के फ्रंट पेज में दिया हुआ है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, दैट इज़ UNLF के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साइन किया है पीस पैक्ट। किसके साथ? इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन अगर देख लीजिएगा, मणिपुर का ओल्डेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था 1964 में, जो ऑपरेट विद इन मणिपुर तो करती ही है बट विद आउटसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी अगर देख लीजिएगा फ्रॉम द रीजन्स ऑफ म्यांमार भी ये ऑपरेट करती है। और कहा जा रहा है दैट क्योंकि ये पीस पैक्ट साइन किया गया है, पीस पैक्ट का मतलब क्या होता है? राइट, शांति वार्ता, शांति पैक्ट, राइट। तो यस, अनडाउटेडली इससे जो आने वाले समय में इस रीजन में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को तो ख़त्म होने में हेल्प मिलेगा ही, बट साथ ही साथ ओवरऑल एज अ होल नॉर्थ ईस्ट एंड मणिपुर एज अ रीजन भी डेवलप करेगा। बट आर्टिकल में एक कंसर्न ज़रूर रेज किया गया था दैट एग्रीमेंट जो है ना वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है जिसको हम लोग तांबी ग्रुप कहते हैं, इसके साथ साइन किया गया। और ये तांबी ग्रुप जो है ना ये ब्रेकअवे फैक्शन है UNLF, दैट इज यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट। ना ये होता क्या है ब्रेकअवे फैक्शन? देखो, जैसे कोई भी पहले ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, वो तो पहले तो सेम रहता है बट समय के साथ साथ क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग भागों में टूटने लगते हैं। जैसे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पहले क्या था? इंटरनेशनल कांग्रेस, बट धीरे धीरे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स बन गया ना। वैसे ही हर एक ग्रुप्स में समय के साथ साथ बट मतलब वो चीज़ चेंजेस होता है, राइट। तो अभी कंसर्न क्या जाता जा रहा है दैट ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया था ये तांबी ग्रुप के साथ किया गया था, जो क्या एक यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट, जो क्या ऑफकोर्स मणिपुर का ओल्डेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक ब्रेक अवे फैक्शन है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, असम ट्रिब्यून का ये नेक्स्ट न्यूज़ है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आनंदोराम बोरुआ अवार्ड के बारे में। नाउ क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि स्टेट असम गवर्नमेंट जो है ये कन्वर्ट करने जा रही है आनंदोराम बोरुआ अवार्ड को टू अ स्कॉलरशिप स्कीम। और ये स्कॉलरशिप जो है वो क्लास 5 से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी तक जो ये स्कीम था दैट इज़ आनंदोराम बोरुआ कैश अवार्ड या फिर वट एवर लैपटॉप अवार्ड, इसके थ्रू क्या होता था ना दैट इसके थ्रू वैसे बच्चे जो क्या HSLC में फर्स्ट डिवीज़न या फिर 10th स्टैंडर्ड्स में एक पर्टिकुलर परसेंटेज लेके आते थे, उसको लैपटॉप्स एंड कैश अवार्ड्स दिए जाते थे, है ना। ये जो नाम है आनंदोराम बोरुआ अवार्ड, राइट। तो आनंदोराम बोरुआ स्कीम को इस्टेब्लिश किया गया था इन द मेमोरी ऑफ द लेट आनंदोराम बोरुआ जी, जो क्या इंडिया के ऐसे 4th इंडियन थे और पहले असमीज थे जिन्होंने ज्वाइन किया था ICS सर्विसेज को, राइट। नाउ ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ असम कब? 2005 में। इसलिए इस लॉन्च किया गया था जिससे मोटिवेट और इंस्पायर किया जा सके स्टूडेंट्स को इन देयर अर्ली स्टेजेस, जिससे वो उनके परफॉर्मेंसेस को और भी इन्हांस कर सके। और अभी जो हमारे CM श्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा अनाउंस किया गया है, उन्होंने बोला है दैट आने वाले 2024 से स्कॉलरशिप स्कीम जो है कंडक्ट किए जाएंगे क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्लास 8 के स्टूडेंट्स एंड क्लास 10 के स्टूडेंट्स, जिसमें 10,000 और 10,000 तीनों जो ये एग्ज़ाम इससे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। स्कॉलरशिप बेसिकली मिलेगा, राइट। तो इसीलिए तो बोला गया ना दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस अवार्ड इनटू स्कॉलरशिप फॉर क्लास 5 ऑनवर्ड्स, राइट। तो क्लास 5 में 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट कैरी आउट किया जाएगा जिसमें 10,000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही क्लास 8 एंड क्लास 10 में भी ऐसे चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट गिनीज रिकॉर्ड फॉर असम। जी हाँ, शायद हम लोगों ने सितंबर 17 को ये इशू डिस्कस किया था दैट हम लोग अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत बहुत सारे ट्री प्लांटेशन कैरी आउट किए जाएगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम, राइट। और बोला गया था हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे। तो जी हाँ, फाइनली गिनीज रिकॉर्ड्स असम को मिल चुका है। एंड ये जो गिनीज रिकॉर्ड मिला है ये ऑफ कोर्स बेसिकली मिला है दैट क्योंकि सितंबर 17 को इन्होंने बहुत सारे अराउंड 1.11 करोड़ से भी ज़्यादा सीडलिंग्स जो कि कमर्शियली वैल्यूबल स्पीशीज़ के थे उनको प्लांट किया गया था। तो ये एज सच देखो न्यूज़ में ट्रांजिशन ही था, जो क्या एक छोटा सा न्यूज़ था जो क्या मैंने बोल दिया ना। नेक्स्ट इज डीकार्बोनाइजिंग रोड ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ एन न्यूज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, पोल्यूशन
क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिससे हम लोग को लड़ना पड़ेगा, और इसके कोई भी टॉपिक्स जो है, यस दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो सवाल होता है, न्यूज़ में क्या था दैट एयर क्वालिटी क्राइसिस जो है ना, हमें इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ में है जहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वो क्यों बढ़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो है बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं दैट यस एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी हमें खोजने की ज़रूरत है जिससे रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम लोग डीकार्बोनाइज कर सके। तो सवाल होता है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, बहुत समय ये टर्म देखने को आपको मिलेगा ना। व्हाट इज़ दिस टर्म ऑल अबाउट? इस टर्म का मतलब है कुछ ऐसे प्रोसेस को इम्प्लाई करना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो या फिर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ग्रीन हाउस गैस ही ना हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस जो क्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकल रहा है उसको या तो रिड्यूस करना या फिर ऑल टुगेदर एलिमिनेट करना, इसी प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जांपल्स क्या है? एग्जाम्पल्स आर प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजिंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल से भी आप इसको चीज़ों को कर सकते हो, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने से भी ये हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव मोबिलिटी देन ऑल्सो यू आर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डीकार्बोनाइजिंग द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। स्टेटस अगर देख लोगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एमिशंस इन इंडिया का, तो देखो ग्लोबली अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर देख लोगे ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 25% ऑफ CO2 emission और 15% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन। रोड का फ्रीट सेक्टर की बात करें, ये जो है ना सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है एमिशन का, क्योंकि अगर जितना भी हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से, उस ऑयल इंपोर्ट का तो 1/4 तो यही कंज्यूम रोड फ्रीट सेक्टर। रोड फ्रीट सेक्टर मतलब रोड से जो माल को एक रीजन से दूसरे रीजन पहुंचाते हैं ना। देखो रोड से हम और आप भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, जैसे अगर आपको सोचो गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाना है ना, तो आप कार लेके जा रहे हो तो दैट इज़ नॉट फ्रीट। बट वहीं पर अगर आपको गुवाहाटी से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके अगर आप वहाँ पर भेज रहे हो, राइट, वो माल जो आप वहाँ से भेज रहे हो यहाँ से वहाँ भेज रहे हो ना, दैट इज़ फ्रीट। समझ रहे हो बात? तो रोड का जो फ्रीट सेक्टर है वो बोल रहा जा रहा है दैट एमिशंस के ऊपर सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन तो इसका ही है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम लोग ऑयल इंडिया में है उसका तो 1/4 ऑयल तो वही कंज्यूम करता है, और जहाँ तक बात करें CO2 एमिशंस का, 90% जो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू CO2 एमिशंस हो रहा है ना, वो इसी से हो रहा है। इनफैक्ट कुछ दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर स्टडीज़ भी किया गया था जैसे 2015 में एक अर्बन एमिशन नाम का स्टडी किया गया था, राइट। इसमें पाया गया दैट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो अर्बन स्मॉग में है वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 पार्टिकल्स, राइट। और ये टाइनी पार्टिकल्स जो है व्हीकल्स या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हैं, राइट। तो यस, इस सब के कारण कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। नाउ सवाल होता है दैट क्या क्या नीड है, क्यों हम लोग चाहते हैं दैट ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडिया का डिकार्बनाइज हो सके? क्योंकि अनडाउटेडली एयर क्वालिटी तो इससे इम्प्रूव होगी ही, बट साथ ही साथ डीकार्बनाइज मतलब क्या? कम से कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या? डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल में वो बहुत हद तक घटेगी, है ना। अच्छा, ये कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी हेल्प मिलेगा हम लोगों को, और इनडायरेक्टली अगर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प मिलेगा मतलब अर्बन रीजन्स के अगर क्लाइमेट ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या? इनडायरेक्टली अर्बन प्लानिंग एंड लिवेबिलिटी को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ भी ला सकते हैं, ठीक है ना। बट कुछ चैलेंजेस हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं ना, बहुत समय हम लोग तो चाहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट को हम लोग डिकार्बनाइज कर सके, रोड ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर्स को जो है हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर सके, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ला सके। बट अभी भी अगर देख लीजिएगा ना, कोल पावर प्लांट्स के ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा है। ये सब करना उतना ईजी नहीं है ना। बहुत सारे अगर आप सोचो ईवी को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट, तो कुछ ऐसे मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, है ना। बट अब वो चीज़ तो हम लोग के ऊपर ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ को अगेन हम लोग को चाइना के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, जो क्या कहीं ना कहीं वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को हिंडर करती है ना। चार्जिंग नेटवर्क गाड़ी के नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद भी लोगे, चार्ज कहाँ पर करोगे भाई? आपको घर आना पड़ेगा, बीच में अगर चार्ज खत्म हो गया तो क्या करोगे, है ना। और मोर ओवर अगर कार्बन एमिशन देख लीजिएगा ईवीज़ के थ्रू,
वो भी हमें ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो अब देखो आप बोलोगे अरे अभी तो बोला कार्बन एमिशन से कम होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अब देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए लिथियम आयन बैटरीज का तो इस्तेमाल होता है, उसको तो मैन्युफैक्चर करने के लिए फिर वो सब होता है, उसके कारण तो हो ही रहा है चीज़ें, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कोई इनिशिएटिव्स है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके? यस, बहुत सारे हैं। जैसे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान है ना, इसका फोकस क्या है? R&D को बढ़ाना, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट किया जा सके। फेम इंडिया स्कीम, स्कीम 1, फेम इंडिया स्कीम 2। फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। इसके तहत मैन्युफैक्चरर्स लो, बायर्स लो या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिवाइजेशंस प्रोवाइड किया जाता है। यही क्यों प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बहुत ज़्यादा चलता है, राइट, जिसके तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑफ वेरियस सेल बैटरीज को प्रमोट किया जा सके। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एक अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम है ये। नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गाइडलाइंस ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अमेंडमेंट टू बिल्डिंग बाई लॉज। तो ये सब देखो अब इसके ये सब देखो क्या है ना, ये सब चीज़ डिस्कस कर लिया ना। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो कुछ नहीं, आप डायरेक्टली ये PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये सब तो बहुत बार सुना ही होगा दैट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंकरेज कर रही है दैट जो ओल्ड व्हीकल हो गए, यूजुअली जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स है ना, उसको आप स्क्रैप आउट कर दो और अडॉप्ट करो नए क्लीनर व्हीकल, राइट। तो यही सब तो चीज़ें हैं जो क्या बोली जा रही है ना। वे फॉरवर्ड क्या क्या है? पहला, एडवोकेट फॉर ऑल द गवर्नमेंट व्हीकल्स टू बी 100% इलेक्ट्रिक। मतलब हम लोग आने वाले समय में अपने तरफ से क्या क्या अलग चीज़ें कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं दैट हर गवर्नमेंट व्हीकल्स को जिससे 100% जिससे इलेक्ट्रीफाई किया जा सके, राइट। एक कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग को हमको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे चार्जिंग स्टेशंस को बनाया जा सके। अगर फंड में कमी हो तो ये सरकार वो चीज़ भर दे, है ना। और कहीं ना कहीं RBI का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस है ना, उसके अंडर क्यों ना हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। और बहुत समय कुछ तो इनोवेटिव चीज़ें यूज़ की जा सकती है, जैसे डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस, राइट। तो ये सब इनोवेशंस अगर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट यस चीज़ों को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट इज फायर ऑप्टिकल केबल्स। न्यूज़ बेसली था क्योंकि इम्पोर्टेंस जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है इन फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से और बहुत कन्वीनियंट वे में फैसिलिटेट करवाता है वर्चुअल कम्युनिकेशंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ऑप्टिकल फाइबर्स ये है क्या? ये थिन ग्लास के बने हुए रहते हैं, जिसके थ्रू आप डिजिटल इंफॉर्मेशन जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस, वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं, एंड दैट टू एट द स्पीड ऑफ लाइट। जी हाँ, एंड द डेवलपमेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में अगर देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, ग्लास फाइबर्स का, जिससे आप इजी तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये मेनली रिलाई करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जी हाँ, जिससे गाइड किया जा सकता है लाइट थ्रू द ग्लास स्ट्रैंड, एंड दैट टू विद अ मिनिमल लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर। इनफैक्ट अगर प्रेजेंट डे देख लीजिएगा एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इसके एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पता है पहला क्या है, हम लोग उसमें टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल साइंस में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और लेज़र टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करें, लेज़र सेंसिंग की जहाँ तक बात करें, वहाँ पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने सुना तो होगा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में, सुना है ना, है ना। अब क्या बोला जा रहा है दैट इनको जो है कन्वर्ट किया जाएगा, इनको जो है किस नाम से जाना जाएगा, वो नाम रहेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। अच्छा, इसका जो है एक नया टैगलाइन भी रहेगा, और वो टैगलाइन क्या रहेगा, आरोग्यम परमम धनम, है ना। और ये जो मूव है ये किस लिए किया जा रहा है पता है, इसलिए किया जा रहा है जिससे इन्हांस किया जा सके, है ना, अक्रॉस द कंट्री इन हेल्थ सेंटर्स को
आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, जिससे और भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाए। तो सवाल होता है इनका क्या काम होता है। देखो ये जो है ना, हमारे देश में आपको पता होना चाहिए आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसी के अंडर ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, जिसके तहत करंटली अराउंड मोर देन 1.6 लाख सेंटर्स है ये इंडिया में। और ये सेंटर्स किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस तो प्रोवाइड करते ही हैं, बट साथ ही साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है ना, जैसे ओरल ले लो, आई ले लो, ईएनटी ले लो। ईएनटी मतलब समझे? आई, नोज एंड थ्रोट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो यस, इस टाइप के सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कोई भी फर्स्ट केयर लेवल अगर इमरजेंसी या फिर ट्रॉमा के दौरान चाहिए, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है बाय दिस आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये सेंटर्स के द्वारा। एडिशनली बोला जा रहा है दे ऑफर फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज वेल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम्पलीफी 2.0 पोर्टल के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है ये पोर्टल, जिसके तहत प्रोवाइड किया जा सके रॉ डेटा फ्रॉम इंडियन सिटीज़ ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और ये किस लिए डेटा दिया जाएगा? जिससे हमारे आने वाले समय में, जिससे हमारे एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स या फिर वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है, इन डेटास का इस्तेमाल करके वेरियस पॉलिसी बना सके या फिर वेरियस अपने रिसर्च कैरी आउट कर सके। तो ये पोर्टल कवर करेगा डाइवर्स इंफॉर्मेशन। और ये डाइवर्स इंफॉर्मेशन किस किस सेक्टर में, जैसे डीजल कंजम्पशन का, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के सारे रिपोर्ट्स रहेंगे इसमें, हेल्थ केयर इस रीजन में एक्सपेंडिचर कितना होता है, स्लम पॉपुलेशन क्या है, या फिर रोड एक्सीडेंट फैटलिटीज़, मतलब ओवरऑल अलग अलग रीजन का। जैसे से फॉर एग्जांपल गुवाहाटी, राइट, तो गुवाहाटी का डीजल कंजम्पशन कितना हो रहा है, वाटर क्वालिटी की एस्पेक्ट कैसी कैसी है, किस किस रीजन में कैसा वाटर क्वालिटीज़ है, रोड एक्सीडेंट्स कहाँ कहाँ, कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट रीजन है जहाँ पर रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, ये सब कुछ देखा जाएगा। इनफैक्ट ये इनिशिएटिव जो है ये पार्ट होने वाला है ऑन अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022, जिसका एम है टू स्ट्रीमलाइन द डेटा अक्रॉस 14 सेक्टर्स। और साथ ही साथ शिफ्ट किया जाएगा द फोकस फ्रॉम इंडाइसेस टू कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर्स फॉर इफेक्टिव एनालिसिस। कॉम्प्रिहेंसिव, देखो कोई भी चीज़ों का अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है, मतलब यू नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट। तो ओवरऑल क्योंकि हमको देखो ना, जैसे आपको अगर डीजल, वाटर क्वालिटी, और ये तो जस्ट कुछ दिए गए, और भी बहुत सारे ऐसे डेटाज है जिसको अगर आपके पास रहेगा तो कॉम्प्रिहेंसिवली आप कोई भी चीज़ों को पॉलिसी मेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे मैं अगर पकड़ूँ तो एयर पोल्यूशन ले लो, ठीक है। एयर पोल्यूशन को हमको गुवाहाटी में देखना है, राइट। तो गुवाहाटी के हमको डीजल कंजम्पशन, अब डीजल कंजम्पशन अगर ज़्यादा होगा, राइट, तो ऑफकोर्स एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, राइट। अगर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग में वाटर का क्वालिटी पुअर मिला, इसका मतलब क्या, वहाँ पर हेल्थ नीड चाहिए, वहाँ पर कुछ है ना, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, शायद या तो वहाँ पे अनरेगुलेटेड हॉस्पिटल्स है, इस टाइप से हम लोग को चीज़ें कुछ करना पड़ेगा। समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो यही तो फ़ायदा होता है दैट अलग अलग अगर डेटास को एक पोर्टल में ही अगर मिल जाए, जो क्या है एम्पलीफी पोर्टल, जो क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। अनडाउटेडली इस पोर्टल के थ्रू आपको रॉ डेटास मिलेंगे ऑन इंडियन सिटीज़ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट। तो इस इनिशिएटिव का एम, एम्पलीफी 2.0 पोर्टल जो बनाया गया है, उसका एम यही है। और ये क्या है, आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा दैट जो भी डेटाज हैं उनको हार्नेस आराम से किया जा सकता है, जिससे कोई भी अर्बन रीजन को में अगर कोई भी डेवलपमेंटल पैरामीटर्स लाने की कोशिश करे, वहाँ पे अगर डिसीजन प्लानिंग हम लोग करने की कोशिश करें, तो यस, एम्पलीफी पोर्टल विल कम इन हैंडी स्पेसिफिकली फॉर एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स या फिर वेरियस पॉलिसी मेकर्स। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much.